यह सोचो, अगर एक ही वैज्ञानिक खोज किसी पूरी कौम का इतिहास फिर से लिख दे, तो अगर वही रिसर्च ये दिखाए कि जिन्हें सदियों तक विदेशी हमलावर कहा गया, असल में उन्हीं के डीएनए में इस पवित्र भूमि की सबसे पुरानी और लगातार चलती आ रही जेनेटिक पहचान मौजूद है। साल 2021 में न्यूयॉर्क जीनोम सेंटर की एक बड़ी रिसर्च ने सब कुछ बदल दिया। जब वैज्ञानिकों ने होल जीनोम सीक्वेंसिंग को प्राचीन डीएनए से तुलना की, तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। आधुनिक फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियंस लोगों के डीएनए का 88% से 87% हिस्सा ब्रॉन्ज एज के कैनानाइट्स से जुड़ा मिला। ये वही कैनानाइट्स थे जो 2500 से 1700 बीसीई के बीच जिए, और उन्होंने साइडोन, अश्केलोन, मेगिडो जैसी मशहूर शहर बसाए थे, जिनका जिक्र आज भी इतिहास की किताबों में मिलता है। ये महज समानता नहीं है, ये एक अटूट निरंतरता, डीप कॉन्टिन्यूटी का सबूत है। ये डीएनए सिग्नल हजारों सालों से लगातार उसी जमीन पर रहने वाले लोगों के जरिए आगे बढ़ता गया। ये निशान एसीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, बिजेंटाइन्स, अरब कलिफेट्स, क्रूसेडर्स, ममलुक्स, ऑटोमन्स और ब्रिटिश एम्पायर सबके आने जाने के बावजूद जिंदा रहा। इतने साम्राज्यों के उठने गिरने के बाद भी कैनानाइट्स की मूल जेनेटिक लाइन नहीं टूटी। तो आखिर ये कैनानाइट्स कौन थे? जेनेटिक रूप से वे कोई एक जाति नहीं थे, बल्कि कई प्राचीन आबादियों का मेल फ्यूजन थे। स्थानीय नटूफियन शिकारी, एनाटोलियन किसान जिन्होंने खेती लाई, और जाग्रोस पहाड़ों, ईरान से आए लोग। यानी कैनानाइट्स खुद एक मेल्टिंग पॉट सभ्यता थे, एक बहुसांस्कृतिक मिश्रण जो अब्राहम की कहानियों से भी सदियों पहले बन चुका था। रिसर्च ये भी बताती है कि ये कनानाइट डीएनए सिर्फ फिलिस्तीनियों में ही नहीं, बल्कि लेबनीज, सीरियंस और आधुनिक यहूदियों, ज्यूज में भी मौजूद है, जो इस पूरे क्षेत्र की साझा विरासत दिखाता है। लेकिन सबसे मजबूत और निरंतर जेनेटिक रिश्ता, स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेटिक लिंक, फिलिस्तीनी आबादी में पाया गया, खास तौर पर हिब्रोन और रामल्ला, वेस्ट बैंक के लोगों में। ये नतीजे एक लोकप्रिय कहानी को सीधी चुनौती देते हैं। दशकों से फिलिस्तीनियों को अरब प्रायद्वीप से आए हमलावर या प्रवासी बताया जाता रहा है, मगर डीएनए कुछ और कहता है। वो दिखाता है कि फिलिस्तीनी असल में इसी जमीन के सबसे पुराने बाशिंदों, एंशिएंट इनहैबिटेंट्स के वंशज हैं। लेकिन अगर डीएनए हजारों सालों तक इतना स्थिर रहा, तो फिर क्या बदला? ऐसा क्या हुआ कि अपनी ही भूमि के लोग अपने ही घर में पराये कहलाने लगे? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है: अरबिजेशन, अरबीकरण। साल 686 सी यरूशलेम एक नए साम्राज्य के अधीन हो गया। कैलेंडर बदल गए, भाषा बदल गई, लेकिन कुछ गहराई में चीजें नहीं बदलीं। क्या पता सबसे बड़ी जीत जमीन की नहीं, पहचान की, आइडेंटिटी हुई हो। क्या पता लोग मिटे नहीं, बस नाम बदल गए। 7वीं सदी के इस्लामी विजय अभियानों ने लेवांत की राजनीति और संस्कृति बदल दी, लेकिन जेनेटिक दृष्टि से यह पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट नहीं था। मुख्य बदलाव था अरबिजेशन, यानी अरबी भाषा ने धीरे धीरे अरमेइक, ग्रीक और हिब्रू की जगह ली। इस्लाम धीरे धीरे बहुसंख्यक धर्म बना और नई सामाजिक परंपराएं फैलीं। 2013 की एक रिसर्च, हेबर एट ऑल के अनुसार अरब प्रायद्वीप से कोई बड़ी आबादी यहां आकर बसी नहीं। डीएनए में मास माइग्रेशन या पॉपुलेशन क्लेंजिंग का कोई सबूत नहीं। असल में स्थानीय लोग, ब्रॉन्ज एज के कैनानाइट्स के वंशज, वहीं रहे। बस उन्होंने इस्लाम अपनाया, अरबी बोली सीखी और नई संस्कृति में घुल गए। उनकी पहचान बदली, लेकिन उनका खून वहीं रहा। इसका सबूत वाई क्रोमोसोम में दिखता है, जो पिता से बेटे में जाता है। आज के फिलिस्तीनी मुसलमानों में 1 अरब जेनेटिक मार्कर J1 JM267 पाया जाता है, जो 7वीं सदी के बाद जीन पूल में आया। लेकिन यह प्रमुख नहीं है। सबसे पुराना और आम लेवेंटीन मार्कर E1B1B अब भी मौजूद है। उदाहरण के लिए फिलिस्तीनी ईसाइयों में 81 शोड अस्सीसठ लोगों में यह पुराना मार्कर पाया गया, जबकि मुसलमानों में 19 शोड टी तक है। यानी थोड़ी बहुत मिक्सिंग हुई, लेकिन बदलाव नहीं। नतीजा साफ है, अरब पुरुष आए, शादी की, भाषा और धर्म लाए, पर स्थानीय जनता, खासकर महिलाएं और बच्चे, वहीं की वहीं रहे। अरबिजेशन खून का नहीं, पहचान का बदलाव था।
लेकिन जहां मर्दों का इतिहास युद्धों और सत्ता से लिखा गया, वहीं औरतों का इतिहास खामोशी और जेनेटिक याददाश्त में दर्ज हुआ। उनकी कहानी स्क्रॉल्स में नहीं, डीएनए की कोशिकाओं में छिपी है। डीएनए के इस हिस्से को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटीडीएनए, जो सिर्फ मां से बच्चों में जाता है और मातृवंश का पूरा नक्शा देता है। रिसर्च से पता चला कि लगभग 15 फिलिस्तीनियों में एमटीडीएनए हैप्लोग्रुप्स L1, L2, L3A पाए गए हैं, जो सब सहारन अफ्रीका से आते हैं। ये उनके आसपास के देशों से कहीं ज्यादा है। इसका कारण था अरब स्लेव ट्रेड, 7वीं से 19वीं सदी, जब अफ्रीकी महिलाओं को गुलाम बनाकर लिवांट लाया गया। उनका नाम मिटा दिया गया, पहचान छीन ली गई, पर उनका डीएनए मिटा नहीं। मां से बेटी तक ये जेनेटिक निशान आज भी जिंदा है, यानी इतिहास भूल गया, पर जीनोम ने याद रखा। विडंबना यह है कि ये अफ्रीकी जेनेटिक विरासत फिलिस्तीनियों की स्थानीयता, इंडिजेनाइटी को और गहरा करती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह आबादी कभी पूरी तरह बदली नहीं, बल्कि उसने बाहरी लोगों को भी अपने भीतर समा लिया। और इन सब घटनाओं से बहुत पहले एक और समूह समुद्र के पार से यहां आया था, न तलवार के साथ, न धर्म ग्रंथ के साथ, बल्कि एक डीएनए सिग्नेचर के साथ, जो 3000 सालों तक इस भूमि में टिका रहा। वे थे फिलिस्टाइन्स, फलस्तीनी, जिन्हें बाइबल ने सदियों तक दुश्मन बताया। लोगों ने सोचा वे मिट गए, पर 2019 की एक डीएनए स्टडी, फेल्डमैन एट एल का नशर ने दिखाया कि उनमें सदर्न यूरोप, ग्रीस और क्रीट की एंसेस्ट्री थी। यानी वे भी बिल्कुल पराये नहीं थे, बल्कि इस क्षेत्र की कहानी का हिस्सा थे। वे लोग सी पीपल्स, यानी समुद्री लोगों के संघ का हिस्सा थे। ऐसे नाविक जो लगभग 1200 ईसा पूर्व बीसीई में लेवांट के तटों पर पहुंचे थे। लेकिन वे बहुत समय तक एक अलग जेनेटिक समूह नहीं रहे। अध्ययन से पता चला कि 200 वर्षों के अंदर उनका यूरोपीय डीएनए स्थानीय कैनानाइट आबादी के साथ घुल मिल गया। वे धीरे धीरे उसी जेनेटिक परिदृश्य में समा गए। मगर दिलचस्प बात यह है कि उनका विदेशी जेनेटिक निशान पूरी तरह गायब नहीं हुआ। शोधकर्ताओं के मुताबिक आज के आधुनिक फिलिस्तीनियों पैलेस्टीनियंस के डीएनए में 5 से 10% हिस्सा इन्हीं आयरन एज फिलिस्टीन्स से जुड़ा पाया जाता है। ये डीएनए किसी क्रूसेडर या आधुनिक यूरोपीय मिलावट से नहीं आया, बल्कि ये 3000 साल पुरानी जेनेटिक विरासत है। यह एक खोज दो बड़ी और विरोधाभासी धारणाओं को चुनौती देती है। पहली, ये जेनेटिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी के मिथक को तोड़ती है। यह साबित करती है कि फिलिस्तीनी कभी भी पूरी तरह लेवेंटाइन नहीं थे। उनकी वंशावली हमेशा से कई क्षेत्रों के मेल, मिक्स्ड एंसेस्ट्री की रही है, जिसमें यूरोप का तत्व भी शामिल है। दूसरी, ये मिथक भी टूटता है कि गैर लेवेंटाइन डीएनए हाल की प्रविष्टि है। दरअसल यहां पाया गया यूरोपीय डीएनए रोमन साम्राज्य से भी 1000 साल पुराना है। इसका मतलब इस भूमि की आबादी हजारों वर्षों से एक गतिशील मिश्रण, डायनामिक ब्लेंड रही है, जो कई प्रवास तरंगों को आत्मसात करती रही, फिर भी अपनी मूल लेवेंटाइन पहचान, कोर लेवेंटाइन आइडेंटिटी को बनाए रखी। फिलिस्टाइन डीएनए की मौजूदगी विदेशी होने का सबूत नहीं, बल्कि इतनी पुरानी मौजूदगी का सबूत है कि उन्होंने खुद इतिहास के सबसे प्रसिद्ध बाहरी समूहों को अपने भीतर समा लिया। जब फिलिस्टाइन्स स्थानीय आबादी में घुल गए, कुछ समूहों ने इसका उल्टा किया। वे अलग थलग हो गए, इतिहास की लहरों से बचकर अपने ही भीतर सिमट गए, और इस अलगाव ने उन्हें एक जीवित अवशेष, लिविंग फॉसिल बना दिया। ऐसे लोग जिनका डीएनए 2000 साल पुराना जेनेटिक टाइम कैप्सूल बन गया। कल्पना करो, एक ऐसी कौम जो सदियों तक लगभग अछूती और अलग थलग रही, जहां लोगों का खून ही अतीत का जिंदा संग्रहालय, लिविंग म्यूजियम बन गया। क्या पता जिन्हें जमीन के इतिहास से सबसे अलग बताया गया, वही असल में उस इतिहास का सबसे सटीक प्रतिबिंब, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो। 2023 में प्रकाशित एक व्यापक जेनेटिक अध्ययन ने कुछ असाधारण उजागर किया। उसने दिखाया कि आज की तमाम क्षेत्रीय आबादियों में फिलिस्तीनी ईसाई, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस वो समूह हैं जिनका डीएनए रोमन युग, फर्स्ट बीसी सोवेंसीक के लेवांत निवासियों से सबसे अधिक मेल खाता है। यानी वो द्वार जब हेरोद, यीशु और सेकंड टेम्पल की सभ्यता थी। उनका जेनेटिक मिश्रण लगभग उसी अनुपात में है जैसा प्राचीन जूडिया और गलील
जूडिया एंड गैलिली की कब्रों में पाया गया डीएनए। इसका संरचनात्मक विभाजन इस तरह है: 6% एनाटोलियन नियोलिथिक किसान, 25% नतूफियन शिकारी संग्राहक, 20% जाग्रोस क्षेत्रीय ईरानी और 10% कॉकेसस शिकारी संग्राहक। ये कोई धार्मिक या सांस्कृतिक दावा नहीं, बल्कि एक जैविक साक्ष्य, बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट है। ये विरासत इतिहास की परिस्थितियों की वजह से बची रही। इस्लामी विजयों 7वीं सदी के बाद स्थानीय ईसाई समुदाय अल्पसंख्यक बन गए, उनका सामाजिक अलगाव बढ़ा और एंडोगेमी, अपने समुदाय में ही विवाह आम हो गया। इस अलगाव ने उनके जीन पूल को बाहरी मिश्रण से सुरक्षित रखा और उनके डीएनए को एक स्थिर तस्वीर, फ्रोजन स्नैपशॉट, बना दिया। इससे एक बेहद दिलचस्प संभावना निकलती है। ये ईसाई समुदाय शायद प्रारंभिक ईसाई धर्म अपनाने वालों के वंशज हैं, जो खुद यहूदी और स्थानीय लेवेंटाइन समूहों का मिश्रण थे। इस तरह वे उस आबादी से सीधे जैविक रूप से जुड़े हैं जो ईसाई धर्म की शुरुआत और यरूशलेम के दूसरे मंदिर काल में यहां रहती थी। विडंबना यह है कि आधुनिक राजनीतिक विमर्शों में फिलिस्तीनी ईसाइयों को अक्सर अलग या अप्रासंगिक मान लिया जाता है, परंतु जेनेटिक सबूत कहते हैं कि वे शायद इस भूमि के सबसे पुराने निरंतर वंशज, ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस लिनिएज हैं, जिनका खून 2000 साल पुराने लेवांत की यादें संजोए हुए हैं। लेकिन जहां एक शाखा स्थिर रही, वहीं दूसरी जड़ से उखड़ गई, हवा में बिखर गई, बदल गई और सदियों बाद वापस लौट आई। और उसी वापसी में छिपा है सबसे गहरा जेनेटिक विरोधाभास, जेनेटिक पैराडॉक्स। आज उन्हें दो विपरीत कौमें कहा जाता है, जिनके दावे कभी नहीं मिल सकते। लेकिन क्या हो अगर उनका खून कुछ और कहानी कहे? क्या हो अगर इस पवित्र भूमि की सबसे गहरी सच्चाई दो लोगों की नहीं, बल्कि एक ही वंश की कहानी हो? राजनीतिक मतभेदों के बावजूद जेनेटिक अध्ययनों ने बार बार साबित किया है कि फिलिस्तीनी और यहूदी, जूज, दोनों का मूल वंश एक ही है, प्राचीन कनानाइट्स, केनानाइट्स। दोनों में डीएनए का बड़ा हिस्सा उसी ब्रॉन्ज एज आबादी से आता है। फर्क बस इतिहास की दिशा का है। फिलिस्तीनी वहीं रहे और उन्होंने अपने इक्सियास्पेसवे या नियानेसेट कनानाइट वंश को बनाए रखा, जबकि कई यहूदी समूह, खासकर अश्केनाजी जूज, लिवांट से निकलकर यूरोप में जा बसे। वहां सदियों तक उन्होंने स्थानीय यूरोपीय जनसंख्या से मिलावट, एडमिक्सचर, झेली। आज अश्केनाजी जूज में लगभग 50 से 66 लेवेंटाइन डीएनए और करीब 80% यूरोपीय डीएनए पाया जाता है। इसके बावजूद फिलिस्तीनी और यहूदी आज भी एक दूसरे से जेनेटिक रूप से ज्यादा करीब हैं, बजाय अरबों, यूरोपियों या फारसियों के। उनका साझा लेवेंटाइन डीएनए अब भी दोनों को जोड़ने वाला प्रमुख संकेत है। इस सच्चाई की संवेदनशीलता 2001 में साफ दिखाई दी, जब स्पेनिश इम्यूनोलॉजिस्ट डॉ. एंटोनियो आर्नाइज विलियना ने एक रिसर्च प्रकाशित की, जिसमें दिखाया गया कि फिलिस्तीनी और यहूदी जेनेटिकली लगभग समान, जेनेटिकली इंडिस्टिंग्विशेबल हैं। पर राजनीतिक दबाव में वह अध्ययन जर्नल ह्यूमन इम्यूनोलॉजी से वापस ले लिया गया, विज्ञान की गलती नहीं, बल्कि राजनीतिक भय की वजह से। कई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध करते हुए कहा, डेटा को चुप कराना विज्ञान नहीं, प्रचार है। यह घटना एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। डीएनए तटस्थ है। वो झंडे, धर्म या सीमाएं नहीं पहचानता। वो बस साझा मानव इतिहास को दिखाता है, एक एकता, यूनिटी, जो सदियों की विभाजन रेखाओं के बावजूद मिट नहीं सकी। तो अगर जीन कभी नहीं बदले, तो वे और कौन से छिपे नक्शे, हिडन मैप्स बनाते हैं? ऐसे कौन से पैटर्न हैं जो इस आबादी को सभ्यता की शुरुआत से ही इस जमीन से जोड़ते हैं? बाइबल से पहले, राज्यों से पहले और सीमाओं की धारणा से पहले यही लोग थे जो लेवांत की धरती पर बीज बो रहे थे। क्या पता इस भूमि पर दावा धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि उन्हीं पहले किसानों के डीएनए में लिखा गया हो। इस इतिहास की जड़ को समझने के लिए हमें केनानाइट्स से भी पीछे जाना होगा, उन लोगों तक जिन्होंने यहां की सभ्यता की नींव रखी थी। वे थे नाटूफियंस, 12,000-9,000 बीसी, आखिरी शिकारी संग्राहक और पहले स्थायी बसने वाले। उन्होंने ही खेती और पशुपालन की शुरुआत की। आज के फिलिस्तीनी मुसलमानों के डीएनए में लगभग 35% हिस्सा इन्हीं नाटूफियंस से आता है, यानी इस भूमि के पहले किसानों का सीधा वंशज होना।
फिर 7000 बीसीई के आसपास आए एनाटोलियन नियोलिथिक फार्मर्स, जो आज के तुर्की क्षेत्र से यहां आए और नई खेती तकनीकें व औजार लाए। इनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में गहराई तक फैला। फिलिस्तीनी ईसाइयों में 42% एनाटोलियन नियोलिथिक एंसेस्ट्री पाई जाती है, जो बताती है कि उन्होंने इस प्राचीन किसान पहचान, एंशंट फार्मर सिग्नेचर, को सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रखा। वहीं फिलिस्तीनी मुसलमानों में ये लगभग 29% है, जो बाद के समय में अन्य मिश्रणों के कारण थोड़ा कम हुआ। यह सबूत हमें पूरी तस्वीर देखने की ताकत देता है। बाद की कनानी, कैनानाइट सभ्यता, जिसने कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज के लेवांत को परिभाषित किया, कोई अचानक उभरी हुई संस्कृति नहीं थी, बल्कि यह खुद एक आनुवांशिक और सांस्कृतिक मिश्रण थी, जो दो प्राचीन आबादियों, स्थानीय नटुफियंस और प्रवासी अनातोलियन किसानों, एनाटोलियन फार्मर्स, के मिलन से बनी थी, साथ ही जाग्रोस जैसे अन्य प्रवासियों के योगदान से भी। फिलिस्तीनी जीनोम, पैलेस्टीनियन जीनोम, इस पूरे विकास का एक जीवित रिकॉर्ड है। इसमें पहले शिकारी संग्रहकर्ता की विरासत है, पहले किसान की मेहनत है, कांस्य युग के नगर निर्माताओं का निशान है, और उन तमाम सभ्यताओं की परतें हैं जो हजारों सालों में एक दूसरे पर चढ़ती गईं। यह आनुवांशिक जुड़ाव, जेनेटिक एंकर, उन्हें सिर्फ जमीन से नहीं जोड़ता, बल्कि सभ्यता के जन्म से जोड़ता है। और यही हमें उस अंतिम, अनिवार्य सवाल तक ले जाता है, वो सवाल जिसका जवाब न सीमाएं दे सकीं, न झंडे, न सेनाएं। तो आखिर किसी व्यक्ति को मूल निवासी, इंडिजिनस, क्या बनाता है? क्या वो नाम है, कोई धर्म, या कुछ सदियों का रहना, या फिर कुछ और गहरा? एक ऐसा कोड जो पक्ष नहीं लेता, बल्कि एक ऐसी याद जो लोगों की कोशिकाओं में ही दर्ज होती है। जब हम सारे आनुवांशिक सबूतों को जोड़ते हैं, इक्कसा किरेनोनन सत्तसिबित्र स्वत कनानी मूल, कैनानाइट कोर, अरबकरण, अरबिजेशन की वह प्रक्रिया जिसने पहचान बदली लेकिन रक्त नहीं, भूले बिसरे अफ्रीकी वंश की मातृ रेखाएं, फिलिस्तीनियों और अनातोलियन किसानों की प्राचीन छापें और यहूदियों के साथ साझा जड़ें, तो एक स्पष्ट और अटल निष्कर्ष सामने आता है। आनुवांशिक प्रमाण बताते हैं कि आधुनिक फिलिस्तीनी प्राचीन लवांत के जीवित वंशज हैं। समय, संस्कृति और बाहरी प्रभावों ने उन्हें बदला, परंतु उन्हें उनकी जमीन से कभी विस्थापित नहीं किया। उनका मूल आनुवांशिक ढांचा सदियों से एक जैसा बना रहा। मुख्य संदेश गहरा और सादा है। राज्य बदले, साम्राज्य गिरे, सीमाएं खिंची, लेकिन मूल निवासियों के जीन कभी नहीं हिले। उन्होंने सब कुछ झेला, फिर भी टिके रहे। और यही हमें एक भावनात्मक सच्चाई तक ले आता है कि डीएनए क्या दर्शाता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप अपना धर्म बदल सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, कल सिली हुई किसी झंडे की कसम खा सकते हैं, पर आपका डीएनए कभी नहीं भूलता कि आप कहां से आए हैं। वह आपकी सबसे गहरी वंशानुगत याद को ढोता है, उस मिट्टी से जोड़ता है जहां से आपके पूर्वजों ने पहली बार जन्म लिया था। और इस पूरी यात्रा के अंत में हम एक गहरी विडंबना के सामने खड़े हैं कि हर पवित्र दीवार के नीचे, हर विवादित सीमा के पार और हर कहानी के भीतर जो विश्वास या विरोध में सुनाई जाती है, वहां शायद हमारे अपने अस्तित्व के कोड में छिपा हुआ एक साझा पूर्वज दफन है।